पीटीवी न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं रियासत। मैं हूं अहमद कुरैशी। आज के टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूं कि इस महीने, इस पिछले 5, 6, 7 हफ्तों में पाकिस्तान की सिफारतकारी और इंटरनेशनल रीच कहां कहां तक है, हमारी पहुंच। तो शुरू करते हैं इस क्लिप से। ये ब्राइट स्टार एक्सरसाइजेज हैं जो मिस्र में हो रही हैं। ये ख़त्म हुई हैं अभी आज से 3 दिन पहले, और इसमें 22-23 ममालिक जो हैं ख़ित्ते के, इसमें शामिल हैं अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के नेटो के फोर्सेस हैं, और इस ख़ित्ते के बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान है। हमारी एक पहुंच वहाँ पे है। एक और एक्सरसाइज है जो 15 सितंबर को ख़त्म हुई है, 10 दिन हो गए हैं तकरीबन, और ये एक हफ़्ता हुआ है। और ये एक्सरसाइज UN के अंडर हुई है, और ये चाइना में हुई है। इसमें भी पाकिस्तान मौजूद था। इसमें ईस्ट एशिया के चाइना, PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी, और कुछ और ममालिक थे, थाईलैंड थे, मंगोलिया, 2-3 और थी। क्विक क्लिप बस ये देखें। ये जो है आपने दूसरा क्लिप देखा है ये, और ये UN पीस कीपिंग, ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना ने ऑर्गेनाइज़ किया था। और आखिरी जो है बहुत अहम, अज़रबैजान में 3 ब्रदर्स जो कि पाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्की ने मिलकर किया। ये भी जो एक्सरसाइजेस थी ये 20 सितंबर को, आज से 3 दिन पहले ख़त्म हुई हैं। 18, 15 और 20 सितंबर। ये क्लिप क्विक देखें। ये आप 15 सितंबर, 18 सितंबर, 20 सितंबर, मिस्र, चाइना, अज़रबैजान, 3 बड़ी मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेज। और साथ ही मैं आपको ये क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का, जहाँ पे जनरल असेंबली के इजलास में न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का वो जिक्र करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, और मगरबी ममालिक से और लीडर से कहते हैं कि आप फॉलो करें पाकिस्तान का एग्जाम्पल जो कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने सेट किया है। ये देखें। On the subject of planting trees, we're going to do millions in the UK, but I was absolutely blown away. I invite everybody to follow the example of Imran Khan of Pakistan, who has pledged to plant 10 billion trees in Pakistan alone, and he's going some. And I think it's very important that we in the developed world recognize our obligation to help less developed countries down this path in all these. बरतानवी वज़ीर आज़म कल या परसों UN में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का मिसाल देते हुए डेवलप वर्ल्ड को कह रहे हैं कि ये फॉलो करें इस एग्जाम्पल को। और वेरी क्विक लास्ट में आपको दिखाऊं, ये भी कल का ही है। साबिक़ अमरीकी सदर ट्रंप एक रेडियो TV प्रोग्राम में आते हैं जो ग्लेन बेक का है। ग्लेन बेक एक बहुत मशहूर अमरीकी राइट विंग कंजर्वेटिव शख्सियत हैं, और उनके प्रोग्राम में आते हैं और उनसे पूछा जाता है, सदर ट्रंप से ग्लेन बेक पूछते हैं इमरान खान साहब के बारे में, और देखें सदर ट्रंप के क्या अल्फाज थे पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के बारे में। A little bit about Pakistan. General Hamid and the Prime Minister Imran Khan has been remarkable helping us, getting Americans out and people who are targeted. They've been truly remarkable
weren't they part of your plan? Yes. I had a great relationship with Khan. You know, he was a great athlete. He was a great cricket player. He was like the Mickey Mantle of cricket. Okay, I don't know if you know that, but he was a great athlete. I know. guess, you know, that's how he was famous Yeah. in the country. हम कह रहे हैं कि ग्लेन बेको के पता नहीं आपको पता ही नहीं पता जो उनके यहाँ बेसबॉल अमेरिकी खेलते हैं तो उनका जो एक हीरो है बहुत मशहूर प्लेयर है स्पोर्ट्समैन है मिकी मैंटल वो पाकिस्तान दुनिया के लिए वो है जो हमारे लिए मिकी मैंटल है और फिर उन्होंने तारीफ़ की सदर ट्रंप ने आगे जो है ये क्लिप मैं आपको पूरा नहीं दिखा रहा लेकिन ये हमारी पिछले 3-4 हफ्तों में पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक मिलिट्री रीच जो है मैं एक रिकैप आपको दिखाना चाह रहा था और अब मैं आज के प्रोग्राम पे हम आते हैं आज के प्रोग्राम पे वो ये है कि इंडिया के ख़िलाफ़ जो लीगल केस है कश्मीर में जंगी जराइम की वॉर क्राइम्स की वो पाकिस्तान उस एक अक़वाम मुत्तहिदा में 2 डॉक्यूमेंट्स लीगल तैयार हुए थे 2018 और 19 में लीगल केस की तैयारी के हवाले से जंगी जराइम कश्मीर में और फिर और अब हुकूमत पाकिस्तान इस दौड़ में शामिल हो गई जहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान के अपने माहिरीन ने जो सिफारतकार भी हैं जो कानूनी माहिरीन भी हैं जिन्होंने एक डोज़िए तैयार किए आज से 2 हफ्ते पहले था ये आज के प्रोग्राम में हम थोड़ा सा उस पर नज़र डालना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत अहम है आप प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पे दिखाएं वो जो उसका कवर है उसका रिपोर्ट का डोज़ियर जो है ये डोज़ियर जो है हुकूमत पाकिस्तान ने तैयार की है कानूनी माहिरीन हैं डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स हैं इसके अंदर बेसिकली पहली दफ़ा ये हो रहा है कि अब इंटरनेशनली जो एक नैरेटिव बनता हुआ हम देख रहे हैं जहाँ पे कानूनी तैयारी हो रही है जंगी जराइम पे बात होने की और ये नैरेटिव बनाने की तैयारी है इस पे हम बात करते हैं और मेरे साथ इसमें 2 मोतबर लोग हैं मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद यहाँ पे डॉक्टर रमेश कुमार वांगपानी साहब आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि आप आज ही जो हैं बाहर से पहुँचे हैं और प्रोग्राम में फ़ौरन शामिल भी हो गए मारूफ सियासतदान हैं और मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी फॉरेन अफेयर्स के पार्लियामेंट में साथ ही डॉक्टर हुसैन नदीम साहब हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इपरी के नेशनल सिक्योरिटी इशूज़ पे जो है आप बहुत क्लोजली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ भी काम कर रहे हैं तो आप दोनों का जो है बहुत शुक्रिया यहाँ पर डॉक्टर रमेश मैं आपकी इजाज़त से डॉक्टर साहब से शुरू इसलिए करना चाह रहा हूँ कि ये जो ये डोज़िए जो तैयार हुआ है ये बहुत तारीख़ी डोज़िए है प्रोड्यूसर साहब इसके स्क्रीन पे आप ज़रा वो दिखाएं जो इसके डिटेल्स हैं और साथ दिखाते रहें इस चीज़ को और मैं डॉक्टर साहब आपसे शुरू कर रहा हूँ कि ये डोज़िए जो तैयार हुआ है बेसिकली जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है हम पाकिस्तान में और हुकूमत पाकिस्तान कानूनी तौर पे पब्लिकली प्राइवेटली तो बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट तैयारी हुई होंगी लेकिन ऑफिशियली जो है पाकिस्तान शामिल हो गया है उस रेस में जहाँ पे हम लीगल केस जो है इंडियन वार क्राइम्स डिप्लोमेटिकली तो हम लड़ रहे थे ये लीगल केस तैयार हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि अभी लीगल केस हम करने जा रहे हैं लेकिन जो उसकी तफसीलात हैं उस लीगल केस की जो बन सकती हैं फ्यूचर में वो है थोड़ा सा अगर आप शुरू करें बताना हमें कि ये डोज़िए पहले एक ओवरव्यू क्या है थैंक यू वेरी मच मैं इसका एक थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि आज से 3 साल पहले जब ये करंट गवर्नमेंट आई थी तो एक रिवाइज हुई थी स्ट्रैटेजी नेशनल सिक्योरिटी की स्पेसिफिकली ऑन कश्मीर और उस रिवीजन का जो नतीजा था वो ये था कि कश्मीर का इशू अब सिर्फ डिप्लोमेटिक एंड के ऊपर लड़ा नहीं जाएगा उसको लॉफेयर के अंदर लड़ा जाएगा बिकॉज लॉफेयर के अंदर हमारे पास जो एविडेंसेस हैं एंड जो हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट्स की जो रेगुलेशंस हैं उनके अंदर पाकिस्तान हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस ऑन कश्मीर इशू सो उसके ऊपर जब ये लॉफेयर की मेंटालिटी आपकी नेशनल सिक्योरिटी के अंदर इनकलकेट हुई तो फॉर द फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि नेशनल सिक्योरिटी के एम्बिट के अंदर आपने उसको एक्सपैंड किया लॉफेयर में एंड लीगल एक्सपर्ट्स को आपने उसके अंदर इंगेज करना शुरू किया एज अ प्रॉपर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के तौर पर उसके लिए आपको चाहिए थे डेटा एविडेंस एंड दीज टाइप ऑफ डोजियर्स जो कि आपके लिए एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपके केस के ऊपर एक बुनियाद बन सके तो वो जो आपने भी देखे 2018 में भी एक डोजियर आया था फर्स्ट वर्जन था 2019 के अंदर भी इसका सेकंड वर्जन आया अब जो आया ये आपका फुल फ्लेज जिस तरह से ये डैशबोर्ड है डोजियर का ये फुल फ्लेज आपका एक डोजियर है इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली कि इसके अंदर आपके क्राइम्स क्या हुए हैं उनका एक स्नैपशॉट है मगर इसको आपने लाइव एसेंशियली कर दिया कि जैसे जैसे क्राइम्स बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे रिपोर्ट होते जाएंगे तो ये लाइव एक्टिवेटली अपडेट देता रहेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ इसके अंदर जो दूसरी चीज़ भी थी अगर आपने डोजियर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो शीरी मजारी साहिबा थी जी बिल्कुल मैंने वो मेंशन करना भूल गया कि वो 2 हफ्ते पहले जो है हमारे वजीर खारजा उसके ऊपर इन्होंने इस डोजियर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ऑडियो क्लिप्स भी थे
फ्रॉम इंडियन सोल्जर्स जो कि एक्चुअली अपने कन्फेस कर रहे थे कि उन्होंने किस जगह पे जाके ज्यादती की, कौन सी मैस ग्रेव्स हैं, कहाँ पर उन्होंने किया, और वो कन्वर्सेशंस आपस में उनकी हो रही हैं जो कि पिकअप की थी आपकी इंटेलिजेंस वालों ने। सो ये वो डोजियर है जो कि आपकी ऑलमोस्ट कंफर्म करता है फ्रॉम लोकेशंस, जियो लोकेशंस, कि कहाँ पर मैस ग्रेव्स डिस्कवर हुई हैं, किन ऑडियो क्लिप्स पे किस बंदे ने किस बारे में बात की, कौन कौन सी ज्यादती हुई। तो इट इज़ अ वेरी रोबस्ट केस जो कि पाकिस्तान ने पहली बार प्रेजेंट किया है। देखिए हमेशा से हम बात तो सुनते आते थे कि जी ज्यादतियाँ हो रही हैं, कैसी ज्यादतियाँ हो रही हैं, उनकी क्या डिस्क्रिप्शंस है, कौन कर रहा है। पहली बार इस डोजियर के अंदर आपने आर्मी के जो सोल्जर्स हैं इंडियन आर्मी के, उनके नाम लिए, मेजर जनरल रैंक तक के, ब्रिगेडियर रैंक के, ऑल द वे डाउन टू द सूबेदार लेवल, जिन जिन लोगों ने इन्वॉल्व हैं, अराउंड अबाउट 12 के करीब, 8 के करीब लोग हैं इसमें जिनको आपने वॉर क्राइम्स के अंदर नेम किया है। सो ये पहली बार आपका एक फुल फ्लेज एफर्ट के तौर पर एक सामने आई है। चीज़ आई है। प्रिंसिपल साहब, अगर आप ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जो वेबसाइट है जहाँ पे ये डोजियर के जो तफसीलात हैं उनके लिंक्स हैं, एक दफ़ा आप ज़रा स्क्रीन पे दिखाएं उसे। और मैं डॉक्टर अमीर साहब की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन ये जो एक तो हम इसको ट्वीट भी करेंगे जो लिंक है, और नाज़रीन आप में से वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये एक आपकी केस बहुत मजबूत केस है इसमें, और आपको एक नज़र ज़रूर डालनी चाहिए हमें पाकिस्तानियों को, ख़ास तौर पे जो अगर हम थोड़ा सा भी एक्टिव हैं कश्मीर के ऊपर, वैसे भी इवेंट्स में, सोशल मीडिया पे भी, इस पे ज़रूर डालें और इसकी लिंक ज़रूर शेयर करें। और हम पीटीवी के जो अपने हमारे हैंडल हैं ट्विटर के और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर भी हम शेयर करेंगे। आपका भी प्रीमियम में आपके भी लिंक्स हैं, वो भी हम शेयर करेंगे, और जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ये भी हम शेयर करने जा रहे हैं। एक क्विक क्वेश्चन आपसे, इससे पहले कि मैं डॉक्टर रमेश पे जाऊँ, वो ये है कि इसमें जो सोर्सेज हैं, आपको पता है डॉक्टर साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर कि थिंक टैंक्स में और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग अक़वाम मुत्तहिदा, और फिर अगर कोई फ्यूचर में लीगल केस बनती है तो उसमें पहला सवाल ये होता है आपकी सोर्सेज क्या हैं और हाउ वेरीफाइड दे आर। तो ये इसमें जो डेटा और इन्फॉर्मेशन है वो सोर्स्ड है? मिक्स्ड सोर्सेज हैं इसके अंदर, बिकॉज इस तरह की चीज़ों की सोर्सेज जो है आपकी नेचुरली वो एक जगह से नहीं आप लेते। सो ह्यूमन राइट्स वॉच इंडिया, एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी सोर्सेज हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी है, कुछ वो सोर्सेज हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ शेयर की हुई है उसके अंदर, कि किस तरीके से वहाँ पर उनकी जो अपनी रिपोर्टिंग है उसके अंदर से कौन सी डेटा है। सो ये मिक्स सोर्सेज होती हैं आपकी, जिसके अंदर कभी कभार आपकी कन्फ्यूजन ये पैदा हो जाती है कि यू कैन नॉट एट्रीब्यूट कि ये वाली सोर्स यहाँ पे थी। मगर इस बार जो ये हुआ है वो ये हुआ कि इट्स वेरी वेल सोर्स्ड डॉक्यूमेंट, और उसकी पब्लिक करने का भी पर्पस बहुत बड़ा ये था कि जो भी बंदा देख रहा है या जो भी एनालिस्ट फॉरेन एम्बेसीज में गए हैं, डिप्लोमेट से पास गए, वो उसको सोर्स रिलेट कर सके उसको। ये ना हो कि सिर्फ आपने हवा में बात कर दी और उसके बाद खत्म हो गया, बट सोर्स एट्रीब्यूशन भी इसमें बहुत आपकी एक फुल एकेडमिक लेवल के ऊपर की गई है ये चीज़। अच्छा, इस पर एक सियासी सवाल बनता है डॉक्टर अमीर साहब, और वो ये है कि ये चीज़ जो है, जो मुझे डॉक्टर नदीम की बात से समझ में आई, वो ये कि ये जो लॉफेयर का एलिमेंट इनकलकेट करने का जो फैसला हुआ है वो आपकी गवर्नमेंट में हुआ है, और तो ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट मिसिंग थी यकीनन, जैसे कि डॉक्टर नदीम ने बताया। तो इससे आप ख़ास तौर पे आप भी बड़े एक्टिव हैं डिप्लोमेटिक सर्कल्स में और आपकी मुलाकातें भी होती हैं, और जहाँ तक मेरा आइडिया है वो ये है कि ये सवाल अक्सर उठता था कि हम जो चार्जेस हम लगाते हैं इंडिया के ऊपर, उसकी प्रेजेंटेशन नंबर 1, और नंबर 2 उसकी सोर्सिंग और वेरिफिकेशन एंड क्रेडिबिलिटी। तो ये 2 एलिमेंट्स जो हैं पूरे होते अब दिखाई दे रहे हैं, जिस पे काम शुरू हुआ है, ये ख़त्म नहीं हुआ, ये शुरुआत है। आप क्या कहेंगे इस पर? शुक्रिया। देखें, मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो 99 से लेके, और स्पेशली डिफेंस और फॉरेन रिलेशन के ऊपर मेरी काफ़ी रिसर्च भी है, मैंने काम भी किया है। हम कितनी भी मेहनत करें, पहली चीज़ तो ये है कि हम जितनी मेहनत करें हमें सुना कितना जाता है। भारत इस वक्त बहुत आगे निकल चुका है। भारत एक देखें ना, चाइना जैसे इकोनॉमिकली मजबूत हो गया है, आज 50 बिलियन से ज़्यादा जो है चाइना अमेरिका के अंदर अपनी एक्सपोर्ट भेज रहा है। मतलब उसने अमेरिका को इतनी प्रायोरिटी दे दी है कि जितने भी उसके बिजनेस टाइज दूसरे मुल्कों के साथ हैं, कंटेनर थोड़े आते हैं वो अमेरिका भेज रहा है कि कम से कम अमेरिका को मेरी ज़रूरत पड़े। तो भारत के साथ भी पूरी दुनिया के ऐसे लिंक बन गए हैं, इतने लिंक बन गए हैं। कश्मीर के अंदर आप मुझे बताएं कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अगर छोटा सा इंसिडेंट होता है, पूरी दुनिया की लीडरशिप की आवाज़ें आ जाती हैं, मगर कश्मीर के अंदर आज इतना टाइम 2 साल गुजर गए और किसको नहीं पता। मगर मैं इस वक्त 1 महीना पूरा मैं इधर वाशिंगटन, शिकागो, न्यूयॉर्क वगैरह में था, वहाँ पे मैंने कहीं पे भी कश्मीर का नाम नहीं सुना।
कहीं पे भी नाम नहीं सुना। इवन मेरे कुछ अमेरिकन से मुलाकातें भी हुई तो मैंने नाम नहीं सुना। मैंने नाम क्या सुना कि अफगानिस्तान कि अफगानिस्तान, मतलब वहाँ पे जितनी जो चीज़ें चल रही हैं वो अफगानिस्तान की चल रही है। इस वक्त हमारी डिप्लोमेसी क्या है, इस वक्त कम से कम मैंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ काम किया और परवेज़ मुशर्रफ साहब बहुत ही काबिल बंदा था और मैं समझता हूँ उसका जो टेन्योर था वो समझता था कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, बोल्ड। और मगर उस वक्त भी हमारी सही बार्गेनिंग्स नहीं हुई, उस वक्त भी हमसे गलतियां हुई। परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी मैंने देखा, मैं तो 2002 से पार्लियामेंट में भी हूँ, उसको भी मैं देख रहा हूँ, बाजवा साहब को भी मैं देखता हूँ। मुझे परवेज़ मुशर्रफ साहब की नेचर और बाजवा साहब की नेचर में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। मुझे दोनों की नेचर सेम नज़र आ रही है कि वो हकीकत पसंद बंदे हैं और वो इस तरीके से काम करना चाह रहे हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इस वक्त हमने एक ठान ली कि अब कम से कम हमें दूसरे किसी के लिए जो ना अब इतनी कुर्बानी नहीं देनी है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसके लिए हमें कम से कम बोल्ड डिसीजन करने पड़ेंगे। तो इस वक्त हमारी जो इक्वेशन बनी हुई है, एक प्राइम मिनिस्टर की अपनी, आपको पता है कि जिस तरीके की उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, एक तरफ हमारा डीजी जो बहुत ही ज़्यादा काबिल है और उसका जो एक स्टाइल है, तीसरा चीफ, इतनी इक्वेशन अच्छी है। मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान के हवाले से चाहे इल्ज़ाम लगे चाहे जो लगे, उन्होंने अपनी एक आज मतलब चाहे बिलेंट्री के हवाले से बात की, मगर कम से कम ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के मुंह से प्राइम मिनिस्टर का नाम आना। मैं रात को आज जहाज़ में जब निकला तो गल्फ न्यूज़ पढ़ रहा था, तो उसके अंदर मैंने देखा कि उसके अंदर भी कि इमरान खान जो है वो तालिबान से टाक करना चाह रहे, मतलब वहाँ पे भी हेडलाइनें लगी हुई थी। तो ये एक अभी चीज़ एक सामने आई है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो माजी से थी, मगर इतना उसको हाईलाइट नहीं किया गया जितना आज पहली मर्तबा किया गया। अब इसके लिए हमें ज़रूर थोड़ा सा सुपर पावर है, थोड़ा सा हमें मजबूत होना पड़ेगा। अब अगर हम इसको पॉलिटिसाइज करेंगे, पाकिस्तान में ये पहली मर्तबा पाकिस्तान के मफाद में फैसले किए जा रहे हैं, हमें लाजमी टफ टाइम दिया जाएगा, वेस्ट की तरफ से टफ टाइम दिया जाएगा, अमेरिकन जो है वो यूरोप को भी यूज़ करेंगे, ब्रिटिश को भी यूज़ करेंगे, चाइना कितना भी है इतना खुलकर जो है जिस तरीके से पैसे फेंकने में नहीं है जैसे अमेरिका है, IMF उसके हाथ में है, फेटअप उसके हाथ में, सारी चीज़ें। मगर अब इस वक्त हमें इंटरनल स्टेबिलिटी चाहिए। अगर हम इंटरनली मजबूत नहीं हुए और इंटरनली हमें जहाँ जहाँ पे जो है वो क्रिकेट टीम गई और हम ट्वीट कर दें कि भाई ये क्रिकेट टीम, इस वक्त हमें इंटरनली ये चाहिए, कुछ नहीं है, ये हमें पता है किसकी साजिश है। आवाज़ एक आना चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान। हम जब 14 अगस्त में खड़े हो जाते हैं, 25 अक्टूबर खड़े हो जाते हैं, तो बस सबसे पहले पाकिस्तान, मगर हम एक दूसरे का पाँव निकालने के चक्कर में होते हैं। तो एक तो मेरे ख्याल में हमें पहले इंटरनल यूनिटी करनी चाहिए। अगर हम इंटरनल यूनिटी करने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझता हूं इस वक्त जो बोल्ड लीडरशिप पाकिस्तान की है, उसने जो आंखों में आंखें डाल के जो बात की है, जिस तरीके की बात करा है, जिस तरीके की उसकी अहमियत है कि नहीं चाहते हुए भी उनके सारे बंदूकों निकालने के लिए पाकिस्तान की सपोर्ट की जरूरत पड़ी, तो हम बहुत कुछ आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये मैं आपसे अच्छी बार्गेनिंग के साथ जा सकते हैं। मगर अगर हम एक दूसरे के पांव निकालेंगे और जाके मुखालफत करेंगे, जैसे पहले वो डॉन लीक्स हुआ था, इस किस्म की अगर बातें करेंगे या हकानी टाइप जो है वो बातें करेंगे, तो वो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हमें इस वक्त ये समझना चाहिए कि हमारी डिप्लोमेसी, काफ़ी अर्सा हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर नहीं था। इस वक्त आपको पता है कि शाह साहब एक बहुत तजर्बे का बंदा, आप श्री मज़ारी देखिए ना, ह्यूमन राइट्स अपनी जगह पे, क्योंकि मैं भी राइटर हूँ, जंग और दी न्यूज़ में लिखता हूँ, मुझे जैसे पूरी नॉलेज है ना दुनिया की, मुझसे ज़्यादा श्री मज़ारी को नॉलेज है। जब वो बात करती है, कभी कभार हम नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में होते हैं और चीफ साहब भी, DG साहब भी होता है, तो हम जिस तरीके की बात होती है, तो श्री मज़ारी को मैं देखता हूँ कि हमारी कैबिनेट के अंदर तो और लोगों की बात है, मगर कैबिनेट के अंदर अगर फॉरेन रिलेशन के ऊपर कुछ पता है, जो धड़ेके से बात कर सकती है, वो श्री मज़ारी है।
तो अच्छी तरीके से एक इक्वेशन बनी हुई है बिल्कुल और हम अच्छे तरीके से जो है वो पेश कर सकते हैं। अच्छा मेरे रही बात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, नहीं एक सेकंड यहाँ पे डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक मिनट रुके। मैं ये दो चीज़ें आपसे मैं पूछता हूँ, लेकिन इसमें बस एक डॉक्टर साहब, डॉक्टर नदीम, आप ये एक बात इन्होंने की डॉक्टर रमेश ने अभी, और उसी से मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 15 अगस्त के बाद बिलखुसूस ये इक्वेशन की इन्होंने बात की है कि बड़ी अच्छी बनी हुई है इस वक्त, और हमारी बड़ी इंटरेस्ट है। जहाज़ में आ रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर की तालिबान के हवाले से स्टेटमेंट जो है वो हेडलाइन बनी हुई थी, बोरिस जॉनसन बोल रहे हैं 15 अगस्त के बाद से स्पेशली, वैसे तो पहले से चल रहा है लेकिन स्पेशली आफ्टर 15 अगस्त तालिबान टेक ओवर काबुल में, पाकिस्तान की इंटरनेशनल इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई है और ये बड़े विजिबल नज़र आ रही है। पहले जो है वो हमारी डिप्लोमेसी गवर्नमेंट की भी थी, मिलिट्री डिप्लोमेसी भी हो रही थी, इस वक्त जो है बहुत खुल के सामने आई हुई है। इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है आई थिंक, और इसको एक्सप्लॉइट भी, इस मोमेंट को, इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है इंटरनेशनल इंगेजमेंट के लिए। योर थॉट्स? इसके ऊपर पहले तो रमेश साहब ने 3 बहुत अच्छी बातें की हैं और उनमें से आई थिंक आई एग्री विद ऑल ऑफ देम। वन, इन्होंने जो बात की हुई है कि पाकिस्तान इस वक्त वॉइसलेस है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। जहाँ से ये डीसी से आ रहे हैं वहाँ पे हमारी डेली हमारी मीटिंग्स भी होती हैं, थिंक टैंक्स के साथ भी कम्युनिकेशन है, सो वॉइसलेस का एक इशू है एंड आई टेल यू कि वो क्यों इशू है। सेकंड, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि देयर इज़ अ सिविल मिलिट्री कन्वर्जेंस है पाकिस्तान में। एक बार, पहली बार इन लॉन्ग टाइम एक सिविल मिलिट्री इकट्ठे कन्वर्ज हुई हुई है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान के अंदर हमने अपने आप को ही नहीं जलील करवा लिया। अफगानिस्तान के अंदर अभी जो हालात कुछ स्टेबलाइज हुए हैं वो सिविल और सिर्फ इसलिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर आपस में सिविल मिलिट्री था। अगर यहाँ पर भी आज डॉन लीग्स हो रही होती उस टाइम के ऊपर तो फिर आई डोंट नो कि क्या होता। तीसरी भी इन्होंने बड़ी अच्छी बात की आपकी कि इंटरनल स्टेबिलिटी, और वो 2 सेकंड एंड थर्ड पॉइंट इनका लिंक है, तो इन्होंने बहुत अच्छी से बात की कि जो फर्स्ट एक बात इनकी करूँगा और फिर आपका भी रिस्पॉन्ड करता हूँ कि हम लोग वॉइसलेस क्यों है इस वक्त वहाँ पे। देखिए साफ सी बात है, इंडिया इस वक्त आपका अमेरिकन कैप में है, वो एलाई है अमेरिका का, एंड पोटेंशियल अमेरिका उसको देखता है कि जो यूएस चाइना कंपटीशन है उसके अंदर इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जिसके अंदर इंडिया को उन्होंने आगे यूटिलाइज करना है। इस वजह से बहुत चीज़ें वो इंडिया की इग्नोर कर रहा है, मगर इसमें थोड़ी एक नुआंस भी है। अगर वो इंडिया की चीज़ें इग्नोर कर रहा है तो क्या इसका ये मतलब है कि वो चीज़ें देख नहीं रहा, क्या वो ब्लाइंड है? इग्नोरिंग समथिंग एंड बीइंग टोटली डम्ब अबाउट इट आर 2 डिफरेंट थिंग्स। इस वक्त जितनी भी हमारी अमेरिका में कन्वर्सेशंस होती हैं थिंक टैंक्स से, उनकी पॉलिसी कम्युनिटी के लोगों से, देयर आर सीरियस कंसर्न्स। मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊंगा, इस वक्त फॉरेन जर्नलिस्ट का एक ग्रुप आया था इंडिया से आपका कुछ अर्सा पहले, 2-3 वीक्स बैक। उन्होंने जो इंडिया के बारे में जिसमें अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, काफ़ी जर्नलिस्ट थे डिफरेंट नेशनलिटीज़ के, उन्होंने जो इंडिया के इस वक्त हालात बताए हैं, एक वर्ड यूज़ किया गया उन्होंने, और उन्होंने वो वर्ड यूज़ किया है इम्प्लोडिंग। इंडिया इज इम्प्लोडिंग फ्रॉम इनसाइड। क्यों भला? इंडिया के अंदर इस वक्त कोविड नंबर्स एग्जैजरेटेड थे, उन्होंने कोविड की परफॉर्मेंस एग्जैजरेट की, नंबर छुपा रहे हैं। कोविड के अंदर इंडिया की परफॉर्मेंस ने उनकी ओवरऑल सुपर पावर माइट और जो सारा करिश्मा था ना इंडिया एज ए सुपर पावर, राइजिंग सुपर, वो क्रैश कर दिया। सेकंड बड़ी प्रॉब्लम आई है, और आप देखें फाइनेंशियल टाइम्स और ब्लूमबर्ग के लास्ट 2-3 मंथ्स के आर्टिकल्स, इंडिया ने अपने इकोनॉमिक नंबर्स फज किए हैं। जो होल आइडिया के 6% ग्रोथ, 7% ग्रोथ, वो मिथ है आपकी। फाइनेंशियल टाइम्स ने उड़ा के रख दिया इस चीज़ के ऊपर। थर्ड थिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जो कि सब मुसलमानों के साथ या माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है। हम तो ज़्यादा फोकस करते हैं मुसलमानों के ऊपर, मगर जो इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ के हालात चल रहे हैं इस वक्त, बी इट क्रिश्चियन, चाहे वो आपके उनके ट्राइबल्स हों, चाहे वो आपके नेक्सलाइट्स, एवरीवेयर इंडिया एक प्रॉब्लम में है, बिकॉज वहाँ पर एक ऐसा इंसान, एक रजीम आ गई हुई है जिसने डिसइंफॉर्मेशन एंड टेररिज्म को इंटीग्रेट करके प्रॉपर कैंपेन चलाई है, जिसके अंदर कश्मीर से लेकर बलोचिस्तान से लेकर इंडिया के अपने अंदर तक। देखिए याद रखें, मोदी रिजीम का फर्स्ट टारगेट एंड विक्टिम इंडिया इटसेल्फ ही है, उसके बाद पाकिस्तान आना था। तो ये चीज़ें जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये अमेरिकन और दुनिया का कोई एनालिस्ट है ना, उसकी नज़र में है और उनको परेशान भी करती है, बिकॉज इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, एक सेकुलर डेमोक्रेसी है। उसका इस राइट विंग एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाना या उसका एक ऐसी तरफ निकल जाना कि जो एंटी डेमोक्रेटिक हो, वो दुनिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक और वेस्ट में खटक रहा है ये, और इसको बड़ा ऑब्जर्व कर रहा है। मगर क्योंकि अभी इंडिया एलाई है, तो याद होगा आपको नाजी जर्मनी के टाइम पे भी और थ्रू आउट आपकी यूरोपियन हिस्ट्री में अगर आप देखें, उन्होंने ऐसे एलिमेंट्स को शुरू में अपीज किया है, इग्नोर किया है, और उसके बाद एकदम से जब बात ऊपर से गुजर गई तो तब उनको फिर स्कैमर करके। इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर की आप बात सुने, वो बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिमाइंड करा रहे हैं कि आप वही मिस्टेक कर रहे हैं।
जो आपने 1930s में एडोल्फ हिटलर के साथ किए। सो ये एक बहुत बड़ा एक आपका एलिमेंट है जो कि मेरे नज़दीक। अच्छा डॉक्टर रमेश, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो न्यूएंस है यूएस इंडिया रिलेशंस, ये हमारे पास, आप थिंक टैंक सर्किट में आपको पता ही है, 10 हमारे साल यहाँ से डील कर रहा हूँ इस कर रहे सर्किट हैं, से। तो हमारे यहाँ ये न्यूएंस जो है बहुत कम हाईलाइट की जाती है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने की है, और इसमें मैं सिर्फ ऐड करके आपके क्विक इस पर टेक सुनना चाह रहा हूँ कि इस न्यूएंस में ये भी है कि बेशक अमेरिका और इंडिया क्लोज हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और चाइना की कंसर्न्स हैं सारे वो, लेकिन एट द सेम टाइम क्वाइटली खुद अमेरिकन सोर्सेज ये बता रहे हैं, उनके अपनी मीडिया में हल्की फुल्की इधर उधर आती रही हैं चीज़ें, कि रिसेंटली कि इंडिया के ऊपर प्रेशर है टू रिजॉल्व या नॉर्मलाइज सिचुएशन इन कश्मीर। ये इस तरह नहीं चल सकता, यू हैव टू डू समथिंग। हम अभी इस पर पब्लिकली बोल नहीं रहे हैं, आपको एम्बेरस नहीं कर रहे, लेकिन वी कैंट वेट फॉर लॉन्ग, डू समथिंग। तो ये देखिए मैं इसकी एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जिन मुल्कों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होते हैं, पाकिस्तान के, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, बहुत ऐसी चीज़ें जो आपको उनकी पसंद नहीं आती, मगर वो आउट इन दी ओपन नहीं होती, वो डायलॉग्स के अंदर होती है बिकॉज आपकी अलाइंसेज है। इसी तरीके से राइट नाउ अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि वो देख भी रहे हैं, डेली की केबल्स भी जाती हैं यूएस एम्बेसी न्यू दिल्ली से कि जो हालात हैं वो डेटोरिएट होते जा रहे हैं, मगर राइट नाउ अमेरिकन की मेथोडोलॉजी ये है कि हमने इंडिया के साथ एंगेज करना है बैकडोर चैनल्स में, ताकि कश्मीर इशू से लेकर, कश्मीर इशू तो बहुत बार रेज हो चुका है बाय द वे, एक बार नहीं 20 बार हो चुका है अब तक राइट नाउ, उनकी पॉलिसी इस वक्त ये है, मगर वो कब किस वक्त जो है वो फ्लिप होकर दूसरी साइड पे आ जाती है, वो बड़ी प्रॉब्लम है। सेकंड चीज़ आपकी मैं बात करूंगा, एक हम लोग बहुत बार बहुत जिक्र करते हैं और वो पार्टली हमारी ज़्यादा प्रॉब्लम है, बाहर के मुल्क में उस तरह से नहीं ये चीज़ लिखी जाती ना समझी जाती कि यूएस इंडिया पार्टनरशिप। मैं ऑस्ट्रेलिया में था 4 साल, आई वाज टीचिंग ओवर देयर, तो वहाँ पर आई हैड अ चांस कि मैं एक इस तरह से क्वाड ग्रुप के अंदर आई वाज रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ओवर देयर। आपको मैं साफ सी बात बताऊं, हमारा जो आइडियोलॉजी है ना कि यूएस इंडिया पार्टनरशिप, वो हम अपने एक लेंस से देखते हैं पाकिस्तान से, जहाँ पे हमें लगता है कि इसके साथ हमारी दोस्ती नहीं है तो ये उधर दोस्ती हो रही है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसी चीज़ नहीं चलता। यूएस इंडिया पार्टनरशिप जो मैं पिछले 5-6 साल से लिख रहा हूँ, ये इम्पॉसिबल पार्टनरशिप है, और इसका मैं रीज़न बताता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर आप फॉरेन अफेयर्स देखें, वो डेमोक्रेटिक मुल्कों के साथ, ये अंडर डेवलप कंट्रीज़ में और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के साथ यूएस की पार्टनरशिप्स कभी रही नहीं है। इम्पॉसिबल फॉर अ यूएस कि वो किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ ताल्लुकात रखें, उनकी आदतें ख़राब हैं। उनको शौक होता है कि यार एक स्ट्रांग लीडर हो, उसके साथ हम बातचीत करें, वो सिस्टम को करें। इसके मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं कि यूएस को कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है इंडिया के साथ बिजनेस करते हुए। यूरेनियम डील, अमेरिकन खप गए वहां पे, अमेरिकन आर्म्स कंपनीज, companies, उन्होंने वहां पे कलकत्ता में और पता नहीं कहां ऑफिसेस खोले हुए हैं, और बंद भी किए आपके, बंद भी कर दिए, बंद भी करके आपके गए हैं। बिकॉज देखिए इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी भी है, एक बहुत बड़ा मुल्क है। अमेरिकन एंड जितना भी इंडियन इसको सेलिब्रेट करें, अच्छी बात है, होनी चाहिए पार्टनरशिप, हमारी भी बहुत अच्छी इंगेजमेंट्स है अमेरिकन के साथ भी, पाकिस्तान भी, मगर ये तासुर देना समहाउ कि इंडिया के साथ पार्टनरशिप जो है वो पाकिस्तान के एक्सपेंस पे हो रही है, या इंडिया के साथ पार्टनरशिप जो है वो चाइना को समहाउ टेक डाउन कर देगी, वो आई थिंक बड़ी प्रीमेच्योर है। बिकॉज अगर आप देखें यूएस तो छोड़ दें, चाइना इंडिया की आपस में बिजनेस रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का चाइना है। अच्छा, ये जो आपने खरीदी, तो हमारी ये थिंक टैंक इस पे जो है डिस्कशन बहुत लंबी हो सकती है कि ये क्या वजह है कि हमारे यहाँ हम नुएंसेस नहीं देखते एक्चुअली एनालिसिस में। डॉक्टर रमेश, आपने वो डॉक्टर नदीम भी बड़ा फोकस कर रहे हैं आपकी इस बात पे, ये जो यूनिटी वाली है, इंटरनल स्टेबिलिटी। तो अच्छा, अब इसमें जो इंटरनल यूनिटी है, कुछ तो सिविल मिलिट्री और ऊपर जो सिस्टम है हमारा वो चल रहा है साथ, बाकी रही वो सियासी स्टेबिलिटी जो है, पॉलिटिकल जो है, उसमें सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन मतलब सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो तो फिर उस सियासी जमात की आएगी जो हुकूमत में है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि इदारों की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये कोशिश की गई, और एक ये जब अफ़गानिस्तान वाला जब ये टेक ओवर मसला चल रहा था, तो उस वक्त एक नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया गया, और उस इजलास के अंदर जो लीडरशिप थी मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उनको भी बुलाया गया, मैं भी उसमें मौजूद था। कोशिश की गई कि व्यूज़ अपने दिए जाएं, मगर वहाँ पे जिस किस्म का बहस हुआ, मैंने उस टाइम पे भी चीफ साहब को भी कहा, डीजी, मैंने कहा सर आज तो कम से कम मिल के एक एलामिया जारी होना चाहिए, मगर वो उस दिन भी जो है वो सारी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं है वो नहीं है, मतलब वो उस लेवल पे चीज़ें नहीं गई। इंटरनल यूनिटी का मैसेज ये है कि इकट्ठा जाना चाहिए। दूसरी मैं समझता हूँ कि बाइडेन जो है
इस वक्त जो मुश्किल वक्त है वो बाइडन के ऊपर है, ठीक है, और दूसरा सऊदी के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर है। आप देखें कि यूएई जो है वो इनकी लूप से काफ़ी निकल चुका है। यूएई के अपने इख्तिलाफात इनके साथ शुरू हो गए और यूएई अपनी लेवल के ऊपर बिजनेस, इकोनॉमिक्स और अफगानिस्तान, ईरान, ये वो मतलब हर जगह पे उसने अपने आप को, और इस वक्त यूएई जो है वो ऐसे आगे जा रहा है कि कोई उसके पास आखिर नहीं है अपना दुबई में, मगर देखेंगे किस तरीके से मतलब वो अच्छी अपनी पॉलिसी खेल रहा है। आप मोदी की जो बात कर रहे हैं, इस वक्त भी इंडिया का सबसे पॉपुलर लीडर जो है वो मोदी है, ठीक है, चाहे कुछ भी कहें, एक प्रैक्टिकली चीज़ों को मानना चाहिए। इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो बातों पे नहीं जाती, वो अब प्रैक्टिकली देख रही है क्या हकीकत है और क्या नहीं है। देखिए अमेरिका के लिए बहुत बड़ा एक था कि 20 साल जंग के बाद, $1 ट्रिलियन के बाद हम इस तरीके से चले जाएं, मगर सरकमस्टेंस देखे और फैसला करना पड़ा। सेम इस जगह पे हमें भी जो है वो अब इन फैसलों की तरफ जाना पड़ेगा। मैं समझता हूं आप चंद दिनों के बाद, मतलब अफगानिस्तान का कुछ माहौल ठीक होने के बाद, मुझे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी मसले का कोई ना कोई हल नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई हल नज़र आएगा, क्या होता है, मगर कुछ अगर इस वक्त में, जिस वक्त जो बोल्ड लीडरशिप है, अगर नहीं हो सका तो मैं नहीं समझता हूँ। और मैंने एक अटेम्प्ट किया भी था, मैं गया भी था, मैं मोदी से भी मिला था और मैं सुषमा स्वराज से भी मिला था, फॉरेन मिनिस्टर से मेरी 101 से मुलाकातें भी हुई थी, और मैं आज भी समझता हूँ कि मसले का हल निकल सकता है। मगर अगर हम भी इस तरीके से खड़े हो जाएं, वो भी इस तरीके से खड़े हो जाएं, तो मैं समझता हूँ ये डोजियर वोजियर कुछ नहीं कर सकेंगे। हम आज भी समझें कि हम फॉरेन रिलेशन के हवाले से बैठ के तो हम बातें कर सकते हैं, मगर इस वक्त आप देखें ना, इंडिया का चाइना के साथ $100 बिलियन से ज़्यादा का बिजनेस है, $100 बिलियन से ज़्यादा चाइना का जो है वो बिजनेस है। मुझे बताएं कि कैसे जो है वो, हमें आज अपनी मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर लेके जाना है। हमें कम से कम ये हार्डलाइन थ्योरी जो है ना वो पूरी बताती है कि सेंट्रल एशिया जो है पूरी पब्लिक यहाँ पे रहती है। हमें इस अफगानिस्तान के रूट के थ्रू पाकिस्तान, ये वो पता नहीं क्या कुछ हम कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। हमने तो सीपेक भी किया, तो भी उनकी गाड़ियां चलेंगी, हमने पैसे हमें भरना है। तो इस वक्त कम से कम बार्गेनिंग अच्छी हो रही है, अच्छे तरीके से काम हो रहा है, इंटरनल यूनिटी, अच्छी एडवाइजर। अब तजर्बे का बंदे, जैसे मैंने अभी आपको कहा मुशाहिद हुसैन, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो कोई बंदा, मगर जिस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अच्छे समझदार बंदे हो, सोबर बंदे हो, हमारे पास भी कुछ गलत बंदे हैं, ऐसे उनके पास भी कुछ गलत बंदे हैं। ऐसा कंसोर्शियम बनना चाहिए, चाहे इकोनॉमिकली, चाहे फॉरेन के हवाले से। पहल क्यों नहीं करते इसमें? ये तो हमारी सियासत में एक अच्छा स्टेप होगा अगर ये मैंने काफी मरतबा ये बातें की है, चीज बने। मैंने काफी मरतबा ये बातें की और मैंने लिखा है, मेरे आर्टिकल इसके ऊपर नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज में भी आए हैं कि इस वक्त, क्योंकि कोई बंदा, अगर आज हम कोई भी फैसला करने चाहें कश्मीर के हवाले से, हम इंडिया के साथ टॉक्स, आज यहाँ पे कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर साहब बयान देगा कि हम चलो बात करना शुरू करेंगे ना, कल यहां से अपोजिशन का ट्वीट आ जाएगा, देखो इन्होंने ये कह दिया। जब तक हम यूनिटी के साथ एक एलामिया सारी पॉलिटिकल, क्योंकि ये पाकिस्तान का मसला है, आप सियासत जो है, जो सियासत है वो आप अपनी लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर रखें, वो आप अपनी जो डेवलपमेंट के ऊपर रखें, वो आप लोकल देखें कि MNAs MPs कितना काम करते हैं उसके ऊपर रखें। मगर फॉरेन रिलेशन जो है, आप देखें ट्रंप गया, बाइडेन आया, मगर जो ट्रंप फैसले करके गया, जो कांग्रेस की एंडोर्समेंट थी, इसने उसको पूरा किया। नहीं चाहता था, वो बहाना ढूंढ रहा था कि किस तरीके से कि ये फैसला नहीं करना पड़े। उनकी ये कभी डेमोक्रेट की ये सोच नहीं थी, वो ट्रंप की सोच थी। अब्राहम अकॉर्ड्स खत्म करने की बातें कर रहे थे जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई थी, लेकिन वो लेकर चले, हालांकि वो ट्रंप ने और ट्रंप के दामाद ने किया। क्योंकि जब एक मर्तबा अगर कोई भी गवर्नमेंट फैसला कर लेती है तो उन चीजों को आप मुझे बताएं, आज मोदी की हम बात करते हैं ना, पहले तो मोदी जाने वाला नहीं है, जब तक जिंदा है तो मोदी प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा। ये मैं लास्ट टाइम जब इलेक्शन थी तो वहां पे असेसमेंट आई, तो पाकिस्तान हाई कमीशन ने असेसमेंट दी कि जो है वो 230 से 250 सीटें निकलेंगी। तो मैं वहां पे गया असेसमेंट करने के लिए, मैंने आके असेसमेंट यहाँ पे दी, मैंने कहा मोर देन 300 सीट्स निकलेंगी।
मैंने कहा अरे पता ही नहीं है, आप देखेंगे मोर देन 300। अभी जो इलेक्शन जब भी हुई तो आप और ज्यादा निकलेंगी, क्योंकि वहां पे जो मोदी ने काम किया है, स्पेशली कोविड के अंदर वैक्सीनेशन के हवाले से, चाहे आप उस पर तो तनकीद हुई है बड़ी। नहीं, आप देखो उस पर तो इंडिया में खुद हुई है बड़ी ये तनकीद। तनकीद यहाँ पे मुझे ये बताएं, टीवी प्रोग्रामों पे जब बैठते हैं ना, मैं फिजिकली भी जाता हूँ और प्रैक्टिकली, यहाँ पे हम टीवी प्रोग्राम पे बैठते हैं शाम को, वो कभी उज़्मा बुखारी आ जाती है, कभी ये आ जाती है कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, मगर आप प्रैक्टिकली बताएं कि पहली मर्तबा अफगानिस्तान के हवाले से या इस हवाले से अमेरिका ये कह रहा है, तो ये तनकीद, ये चीजें होती हैं। मगर आप वहां पे राशन कार्ड, आपका जो ए कैटेगरी के जो लोग हैं उनको हर महीने चावल, चीनी, आटा फ्री, बी कैटेगरी के जो लोग हैं 1 रुपए किलो आटा, 2 रुपए किलो चावल, फिर सी कैटेगरी के, मतलब लोगों को इतना पैसा, इतना ये वो कुछ दिया है, तो इस वजह से इस वक्त उसकी पॉपुलैरिटी जो है ना ये है। तो इस वजह से हम उस पर नहीं जाए, मगर आप उसका भी जमीर जागेगा, उससे भी वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट पूछेंगे कि 2 साल से कश्मीर के हवाले से आपके इंटरनेशनल रिलेशन की वजह से लोग आपको नहीं कह रहे, मगर आपका जमीर भी कहता होगा, वहां पे लोग भी कहते होंगे, बहुत सारे सेक्युलर लोग हैं जो बात करते हैं, तो कम से कम उसको भी इस चीज का कश्मीर के हवाले से प्रेशर है, वो चाहते हैं कि सॉल्यूशन हो। अब सॉल्यूशन के लिए 35 भाई तो ये दोनों वापस कैसे होंगे, कभी वो वापस नहीं करेगा भाई, तो उसका हल क्या है? तो उस हवाले से कोई ना कोई खाका है, और मैं अब जल्दी जो है ये अफगानिस्तान वाला मसला हल होगा। आपको इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर मैं समझता हूं कि इस खित्ते के अंदर अभी अमन होने जा रहा है, और इंडिया भी इस वजह से वो आएगा क्योंकि इंडिया को जब पता चलेगा कि ये अफगानिस्तान के अंदर चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं और ये रूट ही मुझे मिलेगा, वो यहाँ पे जो ना वो बहुत बड़ी वो इकोनॉमिक्स को जो है ना अपने फाइनेंशियल मैटर को अपनी प्रायोरिटी रखते हैं। अगर फाइनेंशियल मैटर प्रायोरिटी नहीं होता तो चाइना का जो बॉर्डर के ऊपर टेंशन हुआ, उन्होंने उसको टेम्पररी ब्लॉक करके अपना बिजनेस डिस्टर्ब नहीं किया, उन्होंने बिजनेस डिस्टर्ब, मगर हम 2 मिनट के अंदर ऐसे जज्बाती हो जाते हैं, नहीं तो अपोजिशन खड़ी हो जाती है। आपको पता है जो हमारा बिजनेस जो डिस्टर्ब हमने किया है, नुकसान किसको है? हमें नुकसान है, हमें आम हमारी, देखो उनकी तरफ से अगर उनकी एक्सपोर्ट ज्यादा है, उनकी हमारे मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट, हमारी इंपोर्ट इंडिया से ज्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट नहीं है वहां पे, सिर्फ खजूर है, 1-2 और चीजें होगी, मगर उनकी, हमें उनकी चीजों की जरूरत है। अब इंडिया की चीजें, आपकी इंडिया जितनी भी फार्मास्यूटिकल चीजें हैं, जितनी 50 से 70% रॉ मटेरियल इंडिया से आता है। अब क्या आता है? घूम के आता है, आपको दवाइयां महंगी अच्छा, ये सारी बात सही है डॉक्टर साहब, लेकिन साथ इसमें मैं थोड़ा सा इंजेक्ट करना चाह रहा हूँ वो ह्यूमन राइट्स की लैंग्वेज, कि ये सारी कंसिडरेशंस स्ट्रेटेजिक अमन होने जा रहा है, सब चाह रहे हैं कुछ कर सकते हैं, कुछ इंगेजमेंट हो रही है, कुछ होगी, ठीक है, लेकिन इसमें जो कश्मीरी राइट्स है वो कहाँ खड़े हैं इस सब चीज़ के बीच में? देखिए, जो कश्मीरियों के हुकूक जब एक टेबल टॉक शुरू होता है ना, जब एक टेबल टॉक शुरू होता है, और उस टाइम पे कश्मीरियों के लिए जब मैं गया था तो मैंने जब बात की तो उनका ये मूड ज़रूर था कि हम कम से कम ये आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बीच में जो बॉर्डर है वो ख़त्म हो जाए, दोनों आपस में जो है वो आए जाएं, टूरिज्म, ट्रेड, ट्रेवल वगैरह सारा इनका शुरू हो जाए। तो कम से कम यार इस वक्त तो ये है कि मैं अभी गया था ये अपना नीलम वैली शारदा पीठ मंदिर के ऊपर ISPR की, तो मैं वहाँ पे गया तो वापस कैरन में उन्होंने कहा कि सर यहाँ पे, मैंने कहा मैं कैरन में रुक जाता हूँ। मैं कैरन में रुका, मैंने कहा मुझे तो ठंडी हवा में नींद आ रही है, मैं उधर ठहर गया कैरन पे। सुबह अजान जो उस तरफ आई वो मैंने यहाँ पे सुनी। अब मुझे बताएं कि इस तरीके से फैमिलियां आपस में जुड़ी हुई हैं और वो इस तरीके से, तो मुझे सारे लोग जब मिले वहां पे आज़ाद कश्मीर के अंदर, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपसे उम्मीद है कि जो है वो ये चीज़ें बेहतर होंगी। तो मैं समझता हूं कि ये चीज़ें बेहतर होंगी, और कम से कम इसके लिए जब तक हमारी, इस वक्त तो देखो ये इमरान खान साहब एक बोल्ड और बुलंद लीडर है जो मुखालफत के बावजूद भी जो उसको कहना है वो कह देता है। अभी जैसे वहां पे गया अपना ताजिस्तान, तो भी अपने तौर पे बात कर दी कि ये हमें पहल करनी चाहिए। हकीकत में ये हमारे लिए जो स्टेटमेंट से डैमेजेबल है,
अगर सफारती तौर पे अगर मेरे जैसा बंदा या ऐसे बंदा अगर सोचेगा नजीम भाई जैसा, तो वो सोचेगा यार हम स्टेटमेंट देके हम पहल करेंगे, हमारे लिए परेशानी होगी। मगर बात यह है कि ये चीजें दिल की बातें हैं, ये चीजें हकीकत की बातें हैं। मतलब तो प्राइम वो- मिनिस्टर कन्विक्शन से कहते हैं ना, वो मतलब वो ये हाँ, नहीं की वो सोचते चीज़ जो है, कि बिल्कुल। इसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। तो ये रही बात ह्यूमन राइट्स की, देखिए ह्यूमन राइट्स की हर मुल्क के अंदर थोड़े बहुत ह्यूमन राइट्स के इश्यूज होते हैं, हर मुल्क के अंदर होते हैं। इंडिया के अंदर अगर कश्मीर का है, यहाँ पे और कुछ है, मगर बात यह है कि कौन से ह्यूमन राइट्स के इश्यूज जो है वो दुनिया में ज्यादा चले बिल्कुल सही जाते है। हैं। नहीं, लेकिन आप आज इस बात से तो मुत्तफिक है ना कि जो भी अरेंजमेंट्स होंगी उसमें कश्मीरी राइट्स जो हैं वो नजरअंदाज नहीं होने चाहिए, ये तो मुत्तफिक है ना। नॉट एट ऑल है ना? पॉसिबल ही नहीं है। बस खत्म हो, देखिए this बात is the यह है point. बस कि ठीक है। पाकिस्तान कभी भी कश्मीरियों के हक को दबा के कभी भी, आपके अफगानिस्तान के अगर हालात बेहतर हो जाते हैं, अगर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान इंटरनली जो है ना, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मैटर्स वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक इजी जॉब नहीं है, आज भी वहाँ पे वेस्ट डिस्टेबलाइजेशन चाहता है कि वो हो। अब वो कितनी होशियारी के साथ जाते हैं, खुदा उनको कितना साथ देता है, लोगों की जो है वो कितनी उनको, देखो लोगों का अगर वेलकम नहीं होता, तालिबानों ने जिस तरीके से, मैंने जून में मेरा आर्टिकल आया था कि तालिबान इस तरीके से ये बिल्कुल कंट्रोल करते जाएंगे, तो उस वक्त बाइडन ने कहा कि 3 लाख फौज है उनकी, उसी दिन स्पीच आई थी जिस दिन मेरा आर्टिकल आया था कि 3 लाख फौज है वहां पे, उनके पास इम्यूनाइजेशन मौजूद है और वो मुकाबला करेगी, ये करेगी, इतना इजी नहीं है, ये नहीं है, फिर हम मिलके इसको करेंगे, कुछ ना कुछ फेस सेविंग होगी। मगर आपने देखा जिस तरीके से गनी गया, जिस तरीके से तालिबानों को वेलकम किया गया पब्लिक की तरफ से, इतना वेलकम किया गया कि जो अनएक्सपेक्टेड चीजें थी, और ये मैंने मेरे 2-3 कालम इस हवाले से आए हैं, अनएक्सपेक्टेड जो चीजें थी वो मैंने वहां की आवाम से टच लिया था कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। जो कुछ हुआ, अगर आगे भी आवाम ने वेलकम किया, सब्र से काम लिया, जैसे मैं कह रहा हूं ना कि भाई अब 4 अक्टूबर को IMF का रिव्यू है, अगर हम भी इंटरनली ये होगा कि भाई हाँ जो भी कुछ हो हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी, ये स्टेटमेंटें जो है वो उनको बताती हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान ने अभी ये डिसीजन कर लिया है, हमारे प्रेशर में लाने से ये चीजें जो है वो डाइवर्ट नहीं होंगी, वो चीजें डाइवर्ट नहीं ठीक है। होगी, तो हम अपने अच्छा डॉक्टर रमेश, ये क्लियर पॉइंट है कि स्टेबिलिटी इधर पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में अगर चीज़ें स्टेबल होती हैं तो आप पॉजिटिव कुछ चीज़ें देख रहे हैं। अच्छा डॉक्टर, दुनिया के अंदर भी, दुनिया के इस अंदर भी, दुनिया के अंदर भी लेकिन इस- पॉजिटिव होंगी, लेकिन और स्पेशल- पाकिस्तान की अहमियत हाँ, नहीं और इस रीजन में इतनी और मजबूत होगी। नहीं, लेकिन आप तो बड़ी हैवी बात आप कर रहे हैं ना, ये तो और बड़ी प्रोजेक्शन है आपकी, और बड़ी आपने तरीके से पेश की है कि आप रीजन में देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से बहुत अमन की तरफ, तो ये बड़ी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रूट ही हैं। है। डॉक्टर साहब आपकी टेक यानी इस प्रोजेक्शन पे। रमेश साहब ने बड़ी 2-4 बड़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स और पर्सपेक्टिव्स दिए हैं। इंडिया के ऊपर जब अक्सर हम बात कर रहे होते हैं ना, तो हम इको चैम्बर एक डेवलप किया होता है हमने कि जी इंडिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है, जिससे मेरा पर्सनल एक पर्सपेक्टिव है लुकिंग एट डेटा कि वहाँ पे एक इम्प्लोजन है, मगर इन्होंने जो पर्सपेक्टिव दिया है कि जो राशन से रिलेटेड आपने चीज़ें बताई हैं, और जिससे से वो एक बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट आपका बयान करता है कि किस तरीके से मोदी जो हैं वो ही उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है वहाँ पे, फिर एक वोट बैंक popularity का। एक्सट्रीमिज्म को जो सपोर्ट करता है। सो एक वो एक extremist अब देखिए, politics ये को, इंडिया हाँ। की भी एक बड़ी मजेदार चीज़ है कि वहाँ पर इतने डाइवर्सिटी है और डिफरेंट रीजन्स के अंदर टोटल डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है इन माय ओपिनियन। सो पॉलिसी कम्युनिटी के लिए इस तरह का पर्सपेक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है। जब आप पॉलिसी बना रहे हो तो आप इस तरह से ना बना रहे हो कि जी आपका अपने प्रोजेक्शन कर रहे हो chamber, विशेस की, हाँ, सो इको पर चैम्बर वाली, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक ये आई एम होपिंग कि आपकी तरफ से ये दुनिया भर में भी ये डिस्कशन होगी। जो दूसरी बात हालांकि इसमें है कि खित्ते के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके ऊपर मेरा इख्तिलाफ नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर पर्सपेक्टिव डिफरेंट भी है कि देखिए इस वक्त एक हालात ये हैं आपके कि US चाइना कंपटीशन आपका है और वो ग्रो करेगा। रिसेंटली हमने देखा क्वाड ग्रुप के अंदर भी आपकी जिस तरीके से फ्रांस को डील में से बाहर निकाला, न्यूक्लियर सबमरीन डील के अंदर से उन्होंने अपने एम्बेसडर्स वापस बुला लिए, ये एक चीज़। तीसरी चीज़ आपकी चल रही है जो कि इंडिया के अंदर भी एक अपना एक राइज है हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, एक एक्सट्रीमिज्म वगैरह का। मुझे जो नज़र आ रही हैं चीज़ें वो ये आ रही हैं कि अफगानिस्तान में हालात ठीक होंगे और हो जाएंगे, उसकी वजह से स्टेबिलिटी इस रीजन में आएगी। मगर जो अगर आप इस वक्त देखें अमेरिकन नैरेटिव चल रहा है
चाइना से रिलेटेड, जहाँ पे वो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉक्सी वॉर्स जो है इंक्रीज़ होंगी, क्योंकि जब देखिए एक फॉरेन ऑक्यूपेशन और एक मेन स्ट्रीम वॉर ख़त्म होती है तो उसके बाद उसकी एक कोल्ड वॉर स्टार्ट होती है, और कोल्ड वॉर में आपकी प्रॉक्सी वॉर्स दोबारा से स्टार्ट होती है। इस वक्त भी अफगानिस्तान के अंदर आपकी दुनिया की हर प्रॉक्सी प्ले कर रही है, पंशीर से लेकर आप देखें जो जो जिसका इंटरेस्ट था वो वहाँ पे प्ले कर रहा है। खदशा ये भी है कि उसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स क्या होंगे। सो मेरे ख्याल में इस वक्त टू अर्ली है टू से कि क्या हालात इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, मगर मुझे खुशी भी है एंड आई एग्री विद निमेर साहब एज वेल ऑन दिस पार्ट के आपकी ऑप्टिमिज्म जो है वो है इस तरफ कि हमारे हालात जो हैं वो एक अच्छी डायरेक्शन में चले जाएंगे, मगर उसके साथ बहुत अंडरलाइंग फैक्टर्स भी जो हैं वो उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। Obviously, एक on a lighter वाइल्ड note- कार्ड्स होते हैं, कहीं पे भी आपके वो क्लिक कर सकते हैं। बिल्कुल, आपके। आपने क्वाड का जिक्र किया, एक और भी क्वाड और जिसका अमेरिकन डिप्लोमेसी स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी किसी स्टेटमेंट में, या तो उनके सेक्रेटरी ने या उनकी किसी ट्वीट में आया था, एक और क्वाड जो अफ़गानिस्तान पे विच इंक्लूड्स द US ऑब्वियसली, चाइना है, रशिया है एंड पाकिस्तान। तो ये इस क्वाड की भी बात हुई थी, खैर इट्स नॉट, लेकिन उन्होंने क्वाड का लफ्ज़ US स्टेट डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट में दे मेंशन दिस क्वाड। ऑब्वियसली वो एक ही मीटिंग हुई थी शायद जिस पे जो है, तो खैर कोऑपरेशन की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो है। अच्छा, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से डू यू थिंक के कश्मीर के ऊपर जो है ये जो डोजिए है, एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड, आपकी भी कंक्लूडिंग इस पे पॉइंट्स हो सकती हैं डॉक्टर रमेश, एंड आई हैव ओनली 2 minutes, सो जस्ट 1 minute ईच, के डॉक्टर नदीम ऑन दिस डोजियर जो है ये लॉफेयर के ज़ुमरे में आता है, इसको हमने लॉन्च तो यहाँ पे कर दिया है, मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा लेट हैं इन चीज़ों के अंदर। हम लॉफेयर और ये जो लॉबिंग के ये वाले टैक्टिक्स हैं जो रिटन वर्ड के थ्रू होते हैं, और इसका भी आपको पता है ये एक आर्ट है, दिस इज़ एन आर्ट बाय इटसेल्फ। अब हम इसमें आ रहे हैं, इसकी प्रोजेक्शन हमारी जो है इंटरनेशनली, हमने डोजियर तो तैयार कर लिया, उसका मौजूद भी है ऑनलाइन, लेकिन मगर सुन कौन रहा है? सुन कौन रहा है और शेयर किधर हो रहा है? देखिए शेयर डिप्लोमेटिकली हर जगह होता है, मगर वो जो राजीव साहब ने बात की है ना कि आप डोजियर बना लेंगे, मगर एट द एंड ऑफ द डे आपने करनी बात ही है। सारी चीज़ें आपकी डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और वो एफर्ट्स आपकी होती हैं टू रेज द एंट। आपने प्रेशर बिल्ड करना है, आपने कॉर्नर करना है, मगर इवेंचुअली आपने बात करनी है। सो डोजियर जो है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने प्रेशर ऐड किया, आपने डेवलप किया, आपने एविडेंस दिया, मगर एक हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर बहुत लैकिंग चीज़ है, और वो क्योंकि हम थिंक टैंक है, हम क्रिटिक दे सकते हैं, वो ये कि फॉलोअप्स नहीं होते आपके। डोजियर बनाया, भेज दिया, Key point. अब पूरा अगले साल वेट करेंगे फिर एक डोजियर बनाएंगे, या इस डोजियर को आपने जाके प्रोजेक्ट करके फॉलोअप्स करके इवेंट्स कराने हैं, जगह जगह लॉबी करेंगे या नहीं करेंगे, उसके ऊपर मटेरियल निकलेगा। एंड आई हैव ओनली 30 seconds। मैं समझता हूँ माजी से फॉरेन पॉलिसी अभी बेहतर है फॉरेन मिनिस्ट्री, मगर अभी भी परफेक्ट नहीं है। मैं 1-2 महीने पहले जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया का है, उन्होंने अप्रोच की कि एक वहाँ पे अम्मा की डेथ हो गई थी, तो यहाँ पे जो टेरी मंदिर जो जला था उसके फॉलोअर थे, उन्होंने कहा कि मैं इंडियन एम्बेसी में कहता हूँ कि उनकी फ़ौरन अभी 1 घंटे में वीज़ा मिलती है, ये यहाँ से मैं स्पेशल जहाज़ भेजता हूँ